Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies Class 12th, we will discuss the chapter Staffing and in that today we will discuss the topic Recruitment. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है स्टाफिंग में उसकी मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग की। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग का जो पहला स्टेप है दैट इज़ रिक्रूटमेंट, भर्ती, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज़ मोटिवेटिंग more and more persons to apply for the job by informing them through the various sources। तो सबसे पहले जो है हम किसी को अगर हमें काम पे रखना है या स्टाफिंग करनी है, लोगों की भर्ती करनी है या उन्हें रोजगार देना है, तो सबसे पहला कदम होता है उनको उनकी रिक्रूटमेंट करना यानी भर्ती करना। तो भर्ती का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जो है सूचना पहुंचाएं अपने यहाँ खाली रिक्त पद जो पद है हमारे यहाँ वैकेंट पोस्ट हैं, और फिर हम उन्हें प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि आप हमारे यहाँ पर अप्लाई करें जॉब के लिए। तो जितना ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनमें से जितने लोग ज़्यादा होंगे उनमें से अच्छे और टैलेंटेड लोगों को छांटने का अवसर हमें मिल पाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर एप्लीकेशंस भेजें, जॉब के लिए अप्लाई करें। और जो डेफिनेशंस दी गई है एडविन ब्राउन फ्लिपो के द्वारा, दैट इज रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, जिसमें हम ढूंढते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है जो संभावित, जिनके अंदर क्वालिटीज़ हैं हमारा एम्प्लॉयज़ बनने की, जो इच्छुक है हमारे यहाँ जॉब प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोगों को ढूंढना एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें प्रेरित करना कि वो हमारे यहाँ पर एप्लीकेशंस भेजें या जॉब के लिए अप्लाई करें। तो लोगों को ढूंढें, अच्छे टैलेंटेड लोगों को, और उन्हें जो कोशिश करें कि वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग एप्लीकेशंस भेजें। तो ये फ्लिपो के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। एंड नाउ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब प्रक्रिया, क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं भर्ती के लिए। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम करते हैं लोगों के कितना अनुमान है, कितने लोग हमें चाहिए, किस किस पोस्ट पे कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या वैकेंसी है, और उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में खाली पोस्ट जो होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, उनको देखते हैं। तो नई ऑर्गेनाइजेशन में तो सारे ही लोगों की भर्ती करनी पड़ती है, सभी पोस्ट खाली होते हैं। लेकिन जो पुराने ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं उनमें किसी ना किसी कारण से वैकेंट पोस्ट हो जाती हैं, जैसे कि कोई ट्रांसफ़र चला गया, या कोई जो है जॉब छोड़ के चला गया, या किसी का कोई डेथ केस हो गया, या किसी भी और कारण से अगर वो जॉब में नहीं है, छोड़कर चला जाता है, तो उसकी जगह खाली हो जाती है और उसको भरने की आवश्यकता होती है। तो कितने पोस्ट हमारे यहाँ खाली हैं, कितने प्रमोशंस हैं, कितने ट्रांसफर्स हैं, और कितने जॉब छोड़ के चले गए, या नए पोस्ट कई बार बनते हैं, नए पोस्ट क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह के सारे टोटल मिला करके हम जो है अंदाज़ा लगाते हैं कितने खाली स्थान है हमारे यहाँ पर, कितनी खाली पोस्ट हैं, और किस तरह के पोस्ट हैं, उसके हिसाब से कैसे लोगों की आवश्यकता है। देन सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किस पोस्ट के लिए कहाँ से भर्ती की जाए। तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पोस्ट जो सोर्सेज होते हैं उनको हम देखते हैं कि किस सोर्स से हमें भर्ती करनी चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। तो जब हम अलग अलग माध्यमों से उन तक सूचना पहुंचाते हैं, अलग अलग टीवी से, रेडियो से, या इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग जो सोर्सेज हैं, या पर्सनली भी जो है लोगों तक सूचना आपस में बातचीत से पहुंच जाती है कि वहाँ पर उस कंपनी में उस जगह पर खाली पोस्ट है, तो किसी भी माध्यम से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो उसके बाद इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, उसके बाद जो है हम उनसे आवेदन मांगते हैं, एप्लीकेशंस मांगते हैं कि जो भी इच्छुक एम्प्लॉयज़ हैं या व्यक्ति हैं वो हमारे यहाँ पर जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स। उसके बाद जो है हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि कौन कौन से लोगों के हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, और इस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है स्टाफिंग प्रोसेस का, तो ये रिक्रूटमेंट भी स्टाफिंग का पार्ट है। तो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है दैट इज पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, और फर्स्ट स्टेप जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो स्टाफिंग का होता है वो स्टार्ट होता है सिलेक्शन। ऑल राइट, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग सोर्सेज से उन तक सूचना दी जाती है। तो वो सोर्सेज कौन से हैं
जिनसे कि हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो कर्मचारियों की भर्ती के विभिन्न स्रोत क्या हैं? तो इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब आंतरिक स्रोत जो कंपनी के अंदर ही होते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाहरी स्रोत जो हमें बाहर से आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से लेने पड़ते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इन द रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज इज डन फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल अप द वैकेंट पोजीशंस। तो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है इंटरनल सोर्सेज के द्वारा, उसमें क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोगों को जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ को छांट के खाली पोजीशंस को भर देते हैं। तो वो कौन से तरीके हो सकते हैं या कौन से प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम अंदर के एम्प्लॉयज से ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही खाली पोजीशंस को अंदर के ही लोगों द्वारा भर देते हैं। तो इसके तीन चार मेन सोर्सेज हैं। पहला है प्रमोशन। ये शब्द आपने सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं पदोन्नति। तो प्रमोशन में क्या होता है? इन दिस एन एम्प्लॉय इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर पोजीशन वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरीज एंड स्टेटस इंक्रीजेस। तो किसी कर्मचारी को जब आप उसी पोस्ट में, उसी हायरार्की में, उसी श्रेणी में जो है अगले हायर पोस्ट पर, इमीडिएट हायर पोस्ट पर उनको जो है स्थापित कर दिया जाता है, पोजीशन दे दी जाती है, उसे कहते हैं प्रमोशन। तो नई पोस्ट पे, हायर पोस्ट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ओके, नेक्स्ट जो सोर्स है दैट इज डिमोशन। इन दिस प्रोसेस एन एम्प्लॉय इज demoted from his present post to immediate lower post in the hierarchy with less responsibility, salary and status। तो डिमोशन में उल्टा होता है प्रमोशन का। इसमें जो है एम्प्लॉय को उससे अच्छी परफॉर्मेंस ना होने के कारण कई बार जो खाली लोअर पोस्ट खाली होती है, इमीडिएट वन पोस्ट खाली होती है जो, उस पर उसको नीचे डिमोट कर दिया जाता है, पदोन्नत कर दिया जाता है। और उस पर क्योंकि लोअर पोस्ट है तो सैलरी भी कम होती है और स्टेटस भी कम होता है और जिम्मेदारियां भी कम होती हैं। इस तरीके से अगर कम योग्य व्यक्ति को हम किसी पोस्ट पर रख लेते हैं तो उसे बाद में डिमोट करके उससे लोअर पोस्ट पे ले जाया जाता है, जिससे कि खाली पोस्ट भी भर जाती है और वो व्यक्ति जो उस हायर पोस्ट के योग्य नहीं है उसको हम नीचे लाकर एक तरह से पनिशमेंट भी देते हैं। तो इस तरह से खाली पोस्ट को भरने का ये भी एक सोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट सोर्स इज ट्रांसफर। ट्रांसफर भी एक आंतरिक स्रोत होता है जिससे हम इसको खाली पोस्टों को भर सकते हैं, खाली वैकेंसीज को भर सकते हैं एक डिपार्टमेंट में। इन दिस प्रोसेस एन एम्प्लॉय ऑफ वन डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू द अनदर डिपार्टमेंट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज वैकेंसी एंड दिस इज डन व्हेन एम्प्लॉय बिकम सरप्लस इन द डिपार्टमेंट। तो कई बार क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हो जाते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी कारण से अब उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको दूसरे विभागों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से उन्हें नौकरी से निकाला भी नहीं जाता है और साथ साथ खाली पोजीशन जो होती हैं उनको अंदर से ही भर लिया जाता है। तो जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में जहाँ आवश्यकता होती है एम्प्लॉयज़ की उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ट्रांसफ़र भी एक सोर्स हो गया, इंटरनल सोर्स, जिससे कि हम अपनी खाली पोस्ट को भर सकते हैं डिपार्टमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही। देन फोर्थ जो मेथड है दैट इज ले ऑफ या रिटेंचमेंट कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं अस्थायी अलगाव। तो कई बार क्या होता है, सम टाइम व्हेन एम्प्लॉयज बिकम सरप्लस एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन देन एम्प्लॉयर टेम्पररी रिटेंच और सेपरेट द एम्प्लॉयज फ्रॉम द जॉब एंड प्रॉमिस टू कॉल देम बैक व्हेन द वर्क विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। So such type of employees can be recruited again by the organization when needed। तो रिटेंचमेंट में क्या होता है, कई बार हमारे यहाँ पर मान लीजिए मान लो मंदी काल है तो हम उन कर्मचारियों को जो है सैलरी देने में सक्षम नहीं है या उनसे काम कराने की उनकी आवश्यकता नहीं है, फिलहाल हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उन्हें टेम्पररली, परमानेंट नहीं, टेम्पररली हम उनको काम से अलग कर देते हैं। एम्प्लॉय अपनी इच्छा से, एम्प्लॉयर जो है उन्हें अलग कर देता है कि आपको जब आवश्यकता होगी हम बुला लेंगे, फिलहाल हमारे पास काम नहीं है। तो जब हमारे यहाँ वैकेंसी होती है, खाली पोजीशंस होती हैं और काम होता है उनसे संबंधित, तो हम उन्हें दोबारा काम पर रख लेते हैं, बुला लेते हैं। तो इस तरह से जो रिटेंचमेंट है या अस्थायी अलगाव जो होता है, ये भी एक साधन होता है एम्प्लॉयज़ को, जो पहले हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको दोबारा से काम पर रखने का जब हमें आवश्यकता हो। तो ये 4 सोर्सेज है ऑफ रिक्रूटमेंट है हमारे इंटरनल सोर्सेज, जिसमें प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर एंड रिटेंचमेंट या ले ऑफ
4 सोर्सेस अंदर से ही जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के भरा जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें हमें अंदर ही क्योंकि हम कर रहे हैं तो हमें बाहर जो है कोई विज्ञापन करने की या बड़े लेवल पर ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती। अंदर से ही लोगों को उनकी क्वालिटीज़ और टैलेंट के हिसाब से या जो भी उनके अंदर योग्यताएं हैं उसके हिसाब से उनको दूसरी पोस्ट पर रख लिया जाता है और इस तरह से खाली स्थानों को संगठन के अंदर से ही भर दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या फ़ायदे हैं, कि अंदर से ही जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ की तो उससे क्या फ़ायदा होता है संगठन को या एम्प्लॉयज़ को। तो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड इंटरनली लाइक इन प्रमोशन, दिस सोर्स मोटिवेट देम टू डू द बेस्ट एंड एफिशिएंटली वर्क। तो जब हम अंदर से ही एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं खासकर प्रमोशन के द्वारा तो उनका मनोबल बढ़ता है, उन्हें लगता है कि हमारी जो एक योग्यता है उनको पहचान मिली है और उनको एक अवसर मिला है अच्छी जिम्मेदारियां उठाने का और आगे बढ़ने का। तो उसकी देखा देखी जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि ये अच्छा काम करता था, इसको प्रमोशन मिला है तो हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से एक पॉजिटिव मोटिवेशन की फीलिंग जो होती है एम्प्लॉयज़ के अंदर आती है। देन सेकेंड एडवांटेज इज इट ब्रिंग्स द इंडस्ट्रियल पीस, औद्योगिक शांति। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब, औद्योगिक शांति का मतलब होता है जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में शांति रहती है, यानी कि किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते क्योंकि उनकी आवश्यकता अनुसार उनको जो है काम दिया जा रहा है, आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, अंदर से ही रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो उनके अंदर एक रोष नहीं होता कि अगर हम बाहर से लोगों को नौकरी पे रखते हैं तो उन्हें लगेगा कि हमारे टैलेंट की तो पहचान ही नहीं है, हम कितना भी काम कर लें हमें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा, हमें प्रमोशन नहीं दिया जा रहा या हमें और कोई मौका नहीं मिल रहा है आगे जाने का, और बाहर से लोगों की भर्ती की जा रही है। इससे उनके अंदर रोष पनप सकता है। तो इस तरह से अगर हम अंदर से ही भर्ती करते हैं लोगों की तो इससे लोगों में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें शांति बनी रहती है, उन्हें एक तसल्ली रहती है कि हमें भी कभी ना कभी देर सवेर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल पीस जो है कम एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं और उनमें जो औद्योगिक शांति है संगठन में वो बनी रहती है। देन थर्ड एडवांटेज इज इजी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विद लेस रिस्क। जो इंटरनल सोर्स होता है बहुत आसान स्रोत होता है, इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं से एम्प्लॉयज़ नहीं ढूंढने पड़ते, वही कर्मचारियों का हम अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि वो हमारे जान पहचान के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें हम जानते हैं, बहुत समय से हमारे संगठन में काम कर रहे होते हैं। तो नए व्यक्ति को जब हम अपने यहाँ काम पे रखते हैं तो हमें उसका कैरेक्टर नेचर पता नहीं होता, कोई फ्रॉड हो सकता है, किसी तरह के हमारे सीक्रेट लीक कर सकता है, किसी तरह का रिस्क हमारे को हो सकता है। लेकिन पुराने कर्मचारी जो इतने समय से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, तो इसमें खतरा भी कम रहता है। देन इंटरनल सोर्सेज की नेक्स्ट एडवांटेज है इट सेव्स मनी एंड टाइम। इंटरनल सोर्सेज से पैसा तो बचता ही है, जैसे हम बाहर से अगर विज्ञापन के माध्यम से हमें लोगों को बताना पड़ता है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एग्जाम लेना पड़ता है, इंटरव्यू करना पड़ता है, जिससे बहुत तमाम पैसा खर्च होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन इंटरनल सोर्स में आपने कुछ नहीं करना है, आपको आराम से संगठन के अंदर से ही अच्छे और टैलेंटेड कर्मचारी मिल जाते हैं जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। देन नो नीड ऑफ इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। तो इंडक्शन का मतलब होता है कि उनका परिचय कराना संगठन से, लोगों से। तो जब हम किसी नए व्यक्ति को अपने यहाँ पर काम पे रखते हैं तो कुछ समय उसको लोगों से घुलने मिलने में, जान पहचान करने में और संगठन को जानने में लग जाता है और उसमें बहुत समय वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर पुराने कर्मचारी हैं तो ऑलरेडी हमारे संगठन के बारे में जानते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को जानते हैं, रूल्स को जानते हैं, आपस में भी लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता, इंडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उनको ट्रेनिंग भी कम देनी पड़ती है क्योंकि कुछ ट्रेनिंग तो हमें कर्मचारियों को, नए लोगों को यही समझाने में लग जाता है कि हमारा संगठन क्या है, किस तरह का काम है और हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो होती हैं काम से संबंधित भी ऑलरेडी कई समय से, हम काफ़ी समय से हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ती, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से उनका काम चल जाता है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज एडजस्टमेंट ऑफ द सरप्लस एम्प्लॉयज़। तो कई बार जैसे हमने देखा था ट्रांसफर में, जहाँ एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉयज़ होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो उन्हें हम नौकरी से निकालने की बजाय दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर खाली स्थान होते हैं, खाली जगह होती है। तो अंदर से ही रिक्रूटमेंट हो जाती है और उनको नौकरी से भी नहीं निकाला जाता, जिससे कि कर्मचारियों को प्रॉपर एडजस्ट हो जाते हैं और उनको काम पर निकाले बिना उनका रोजगार भी नहीं छिनता और संगठन का काम भी चल जाता है। एंड लास्ट जो एडवांटेज है दैट इज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉयज लिविंग द जॉब एज दे कैन बी एडजस्टेड एट सुटेबल प्लेसेस। तो क्योंकि जो है टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं संगठन में कई बार, और अगर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है
तो वो कई बार जॉब छोड़कर चले जाते हैं किसी और संगठन में काम ढूंढने, जहाँ उन्हें अच्छे पैसे मिल सके, अच्छा स्टेटस मिल सके, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सके। तो ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी अगर हम इंटरनल सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। खाली पोजीशंस पर जब भी कभी हायर पोस्ट खाली होती है तो उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। एग्जाम से, इंटरव्यू से, कोई भी माध्यम से हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं और इससे जो एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है वो भी कम होता है, यानी कि नौकरी छोड़कर कम लोग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है देर सवेर कभी ना कभी हमें संगठन में आगे बढ़ने का मौका मिल ही जाएगा। और सही तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ जिस काम के लिए योग्य हैं उस काम के लिए हम उन्हें रख सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस थे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या नुकसान है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यंग ब्लड मतलब नए लोग जो हैं उसको रोक देता है, क्योंकि हम जो भी है अंदर से ही काम चला रहे हैं, अपने पुराने कर्मचारियों में से ही छांट छांट के खाली पोस्ट को भरे जा रहे हैं, जिससे कि नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, वो संगठन में नहीं आ पा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देन एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकम लेथर्जिक, यानी सुस्त। एज इनकम्पिटेंट पीपल कैन ऑल्सो गेट प्रमोशन, क्योंकि एक प्रमोशन भी एक माध्यम होता है खाली पोस्ट भरने का। तो अक्सर जो है सरकारी संगठनों में खासकर जब पोजीशंस खाली हो जाती हैं तो उनको टाइम बाउंड प्रमोशन दे दिया जाता है, जैसे 10 साल 12 साल में उनको प्रमोट कर दिया जाता है हायर पोस्ट के ऊपर, चाहे उन्हें वो उसके लिए वो योग्य हैं या नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सुस्त हो जाते हैं, वो उनके अंदर कुछ काम करने की कुछ जज्बा नहीं होता, कोई भावना नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें लगता है कि देर सवेर हमें अपने आप प्रमोशन तो मिल ही जाएगा, तो हमें काम करने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह से वो सुस्त हो जाते हैं। पुराने कर्मचारियों में एनर्जी लेवल जो होता है वो उतना नहीं देखने को मिलता है जितना एक नए कर्मचारियों में मिलता है। Then third disadvantage is there is lack of sense of competition amongst the employees because they get time bound promotion benefits। ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। इसमें भी जो भावना है कंपटीशन की वो एम्प्लॉयज़ में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें प्रमोशन तो मिल ही जाना है। इसलिए जैसे कि दूसरे सेक्टर्स में कई बार होता है कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, हम बाहर से अच्छे टैलेंटेड लोगों को भर्ती कर लेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए तभी हमें आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमें जो है आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे और बाहर के लोगों को इसमें जॉब में रख लिया जाएगा, तो इससे उनको उनकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। तो इस भावना से वो फिर उनमें कंपटीशन पैदा होता है। तो लेकिन यहाँ पर कंपटीशन का भाव है, क्योंकि अंदर से ही हम भर्ती कर रहे हैं, अंदर से ही प्रमोशन दे रहे हैं, तो इसलिए उनको कंपटीशन की कोई फीलिंग नहीं होती कि हम सबसे अच्छा करें या आगे बढ़ें, कोई फीलिंग उसके अंदर इस प्रकार की नहीं पाई जाती है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दिस सोर्स इज नॉट सुटेबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। कई बार जो नया बिजनेस खुला है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है नया बिजनेस, उसमें तो कोई पुराना कर्मचारी है ही नहीं, अभी तो हमें नए लोगों की भर्ती करनी है, सारे पोस्ट खाली पड़े हैं। तो नए संगठन जो होते हैं वो इस प्रकार के जो इंटरनल सोर्सेज हैं, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या डिमोशंस या ले ऑफ, इनका फ़ायदा नहीं ले सकते, उन्हें तो एक्सटर्नल सोर्सेज से ही रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। देन फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज नेगेटिवली इफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी। आप एक डिपार्टमेंट में जब काम करते हैं तो आप वहाँ पर एक्सपर्ट हो जाते हैं, उस काम को करने में माहिर हो जाते हैं, फिर आपको मान लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको कुछ समय लगता है एडजस्ट होने में। तो बार बार ट्रांसफ़र की वजह से एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसमें कमी आ जाती है, यानी कि उनकी काम करने की जो शक्ति है उसमें कमी आती है, उनको कन्फ्यूज़न पड़ जाता है, वो उस तरह से एडजस्ट कर नहीं पाता, कुछ समय तक उसे टाइम लगता है एडजस्टमेंट करने में। तो बार बार ट्रांसफर्स की वजह से एम्प्लॉयज़ का जो नकारात्मक उस पर प्रभाव भी पड़ सकता है इस चीज़ का। देन नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज है 100% वैकेंसीज cannot be filled through internal sources। तो cannot be filled through internal sources, अंदरूनी जो इंटरनल सोर्स हैं उनसे 100% जो है वैकेंसीज को भरा नहीं जा सकता है, क्योंकि 100% जो है पोस्ट कभी भी खाली नहीं भरी जा सकती, क्योंकि उसमें अगर आप एक पोस्ट को भरते हैं तो मान लीजिए आपने एक को प्रमोशन दे दिया ऊपर वाली पोस्ट पर, तो वो जो नीचे वाली पोस्ट है वो खाली हो गई, उसको भरने के लिए मान लीजिए आपने उससे नीचे वाले को प्रमोशन दे दिया तो वो नीचे वाले की पोस्ट खाली हो गई। इस तरह से कभी भी 100% सीटें जो है इंटरनल सोर्सेज से नहीं भर सकते, बाहरी सोर्सेज पर हमें डिपेंड होना ही पड़ेगा, बाहरी सोर्सेज का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। लेकिन कुल मिलाकर के कंपनी जो है इन सोर्स का प्रयोग करती है क्योंकि उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो बेनिफिट्स को अगर हम देखें तो बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, खासकर अगर वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए फ़ायदा होता है। तो
ये आज का हमारा टॉपिक था इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन से होते हैं, उनके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।